चालू की वीडियो के नीचे एक कमेंट आया है और वो कमेंट जो है बहुत ही वर्स्ट कमेंट है। मतलब मैं कह नहीं सकता उसके बारे में, क्योंकि इस तरह की बैड न्यूज़ फैलाना, मतलब आप एग्जैक्टली रिजल्ट पे पहुंच गए कि उनके पापा हॉस्पिटल में हैं तो उनको ऐसा हो गया, और उसके ऊपर कोई किसी का कमेंट के ऊपर कोई रिप्लाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये लिखा हुआ है कि कब हुआ, साथ साथ उसके ऊपर प्रॉपर रिप्लाई नहीं है। मतलब उसकी अथेंटिसिटी कि ये चीज़ जो उनके पापा के बारे में कही गई है ये सही भी है या नहीं, उसका कोई अथेंटिसिटी या फिर कोई ऐसा कोई कमेंट नहीं है कोई उसको ये कह रहा हो कि हाँ ये बात सही है। अब ये बात तो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के ऊपर आप किसी के कमेंट के ऊपर कैसे करके आप ये बात कर सकते हो, क्योंकि उसी कमेंट के बेस पर रेडिट पे भी एक पोस्ट हुआ है और उस पोस्ट पे आगे पीछे बातें भी चल रही हैं। तो मेरा कहना ये है कि इन छोटे छोटे कमेंट के, मान लीजिए कोई भी आके कुछ भी कमेंट कर दे तो उसका प्रूफ क्या है, उसका सबूत क्या है। खासतौर से इतने सेंसिटिव मैटर के ऊपर अगर कोई बात करता है, उसको फॉरवर्ड करते हुए उसको कहीं पे भी आप दोबारा से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो 4 बार सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी आगे कैसा कमेंट कर देगा तो हम उसको मान लेंगे क्या। जहाँ बहुत सेंसिबल बातें की जा रही हैं कि भी सब लोग दुआएं मांगे, दुआ करें, भाई ठीक है, वो कोई किसी के नहीं लगते। इंसानियत के नाते, मानवता के नाते आप इस तरह की चीजों के ऊपर बिना प्रूफ के उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो भाई जो भी ये सब चीज सुन रहे हैं या उन तक ये सब न्यूज़ पहुंची हैं, तो मैं तो नहीं कहूँगा कि उस पर किसी तरह से विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देते तब तक जो है हम इस बारे में कुछ भी कहने लायक नहीं है। रेडिट पे एक और उसके ऊपर आंसर था कि ये चीज जो है ना वो निक्कू ने कंफर्म करी है। अब ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, भाई कहना मुश्किल है। चलिए, अगर अथॉरिटी की इन्फॉर्मेशन की ही बात हो रही है तो फिर 23 तारीख को ये लोग एडमिट हुए थे। 23 तारीख को एडमिट होने के बाद में 4 दिन के बाद में तो ये ब्लड थिनिंग वाले टैबलेट का असर 4 दिन में खत्म होने वाला था। और जनाब के अकॉर्डिंग उसके बाद में जो भी प्रोसीजर उनका होना था वो होना था, जिससे कि वो डेंजर जोन से बाहर आए। अभी आज तो 29 हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है अभी तक क्या कोई भी अपडेट नहीं है। एटलीस्ट कोई ना कोई अपडेट आनी तो बनती थी। इसके साथ साथ जो फरिश्ता बहू है वो आखिर है कहाँ, उसकी तरफ से तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, क्योंकि मैडम के इमोशंस तो पापा के साथ में बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। मतलब ये वाले पापा अपने पापा से कहीं इंपॉर्टेंस रखते थे, जिस तरह से अम्मी मम्मी से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, वैसे ही जनाब ने किसी को पापा से मिलने की परमिशन नहीं दी। मैडम गई हैं वहां पे मिलने के लिए। और दूसरी बात, उनके अपने ऑडियंस भी हैं। अब अगर 3 ब्लॉगर्स हैं, 3 के अपने अपने ऑडियंस हैं, तो उन ऑडियंस के लिए कुछ अपडेट देना और साथ साथ कुछ इमोशनल कंटेंट को ऐड करना कि मैंने पापा को इस हालत में देखा, मैंने ऐसे देखा, मैं इनको देखा नहीं किया, और न जाने क्या क्या, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे वक्त में भी पापा ने आन के लिए पूछा, मैं बता नहीं सकती, जब उन्होंने ऐसा पूछा तो मेरे को कितना ज्यादा दुख हुआ। और साथ साथ वो भी अपनी तरफ से दुआ की दरख्वास्त कर सकती थी कि भाई आप लोग दुआ करो, साथ में प्रार्थना वालों को भी बोल सकती थी वो, भाई आप लोग प्रार्थना भी कीजिए। और वो तो प्रेयर्स के लिए भी बोल सकती हैं, भाई उनका तो हक बनता है। वो तो सब 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 जानती हैं कि प्रेयर क्या होती है, दुआ क्या होती है और प्रार्थना क्या होती है। वैसे भी चालू अपी ने एक सच उनका सामने ला ही दिया है। आप सबको पता होगा कि 2015 में इनका डाइवोर्स हुआ था, यानी मैडम का जो डाइवोर्स हुआ था फर्स्ट मैरिज का, वो 2015 में बताते हैं। पर ये दोनों कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा जो अफेयर था वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था, यानी कि दगाबाजी की थी इन्होंने अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ में। और जनाब ने पूरा पूरा उसमें साथ दिया था कि वो किस तरीके से दगाबाजी में शामिल थे। चालू ने आखिर बता दिया कि 2013 में पापा को पहली बार, वो अटैक नहीं था बेसिकली, वो कुछ और था, तो 2013 में हुआ था। और तभी मैडम वहाँ पे भोपाल गई थी, और भोपाल जाने के बाद में इनको वहां से लेकर मुंबई आई थी, यानी तब इनकी फैमिली उसके बाद में यहाँ मुंबई आई थी। तो अगर 2015 में इनका डाइवोर्स हुआ था और 2013 में पापा की तबीयत खराब हुई थी, और उस टाइम में मैडम जो इन सब लोगों को वहां से लेकर आई थी, तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कब शुरू हुआ। यहाँ चालू ने पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी इनकी इस ऑनेस्टी की, या कहिए करेक्टर की। आज की डेट में वो करेक्टर सब बाहर आ गया ना। हालांकि हमने तो ये बात पहले भी सामने लाई थी, हमने जो कोलैब पॉडकास्ट बनाया था शबनम गहलोत के साथ में। जनाब और मैडम के जो रिलेशंस थे, उनकी जो टाइमलाइन थी वो स्टार्टिंग से कब ये मिले, उसके बाद में कब इन्होंने सीरियल ज्वाइन किया, तब उसके बाद में क्या क्या र्यूमर उड़ी, और किस तरह से मैडम ने जनाब के निकाले जाने के बाद में खुद सीरियल छोड़ने की धमकी दे दी और 1 महीने तक कोई भी सीरियल में काम नहीं किया। और मैडम ने आज तक अगर अपनी लाइफ में अगर कोई सही डिसीजन किया है तो वो ये सही डिसीजन एक ही था कि जब उन्होंने वापस इस सीरियल में लौटने का
फैसला किया, वरना आज तक मैडम को कोई जान नहीं पाता। मतलब वो सीरियल जिसने मैडम को पहचान दिलाई थी, वो सीरियल में मैडम वापस आई। एनीवे, वो सारी स्टोरी आप उस पॉडकास्ट में जाकर देख सकते हैं जो हमारा कॉलर पॉडकास्ट था। उसमें पूरी टाइमलाइन बताई गई है कि 2014 में क्या हुआ, फिर 2015 में क्या हुआ, और वो सारी इस्टेब्लिश की है हमने। जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स होती थी या इनके इंटरव्यूज होते थे, उनमें जो डेट पड़ी रहती थी, उसके टाइमलाइन को मैच करके हमने ये साबित करने की कोशिश की थी कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और ये लोग झूठ बोल रहे थे और इन्होंने वाकई में धोखा दिया अपने फर्स्ट हस्बैंड को। चालू की वीडियो को तो जितनी बार देखते हैं जो उसने दुआ के लिए बनाई है, उसमें उतनी ही ज्यादा निकल कर आती हैं खामियां कि किस तरीके से उसने इन लोगों को टारगेट किया है। एक तो ये 2013 वाली जो कहानी थी, आप ये देख लीजिए। दूसरी तरफ चालू का ये कहना, भाई ने हमें रोका जाने से, हम इतने पाइप वगैरह के साथ में उनको देख नहीं सकते थे ना। साथ साथ ये भी बता दिया कि फर्स्ट टाइम जब ये इलनेस आई थी, वो सारे सिम्टम्स जो है चालू ने देखे थे और रिपोर्ट किए थे, और उसी के बाद में तो भाई वहां पे गया था। मतलब तब भाई वहां पे था भी नहीं, उसके बाद में भी ये सारी चीजें चालू के सामने हुई थी। इसका मतलब उसने ये भी बता दिया कि जब हम अगर मैच्योर थे इस बात को देखने के लिए और इसका सामना करने के लिए कि पापा की तबीयत कैसी है, और आज इतने सालों बाद में जब एक बच्चा भी हमारे हो गया है, तो फिर इतने मैच्योर नहीं समझा गया कि मैं अपने पापा से मिल सकूं। दूसरी तरफ फनी के अगर डायलॉग देखें, एक तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि फनी को कहीं से भी उसके पापा से कोई लगाव है। उस तरीके से उसने बात ही नहीं करी। वो किस तरह से बात कर रहे थे, जैसे गैरों की तरह से बात करते हैं, बाहर वाले बात करते हैं कि भाई इस समय जो त्योहार का टाइम चल रहा है और घर के अंदर गमी का माहौल है। गमी तो फिर भी एक वर्ड है, उसने ये कहा था मातम। अब आप सब समझते होंगे मातम कब होता है। मातम तब होता है जबकि कोई घर में नहीं रहता है, यानी गुजर जाता है। उसके बाद में जो दुख और ये सब आप करते हैं तो उसको मातम ही कहा जाता है। तो इस बंदे को कहाँ से तो त्योहार सूझ गया, कहाँ से ईद दिखाई देगी। यानी कि इस बंदे को ये परेशानी हो रही थी कि जो उसका आने वाला कंटेंट था वो सारा कंटेंट मिस हो जाएगा, चालू कोई भी कंटेंट नहीं बना पाएगी, और इस तरह से ये जो त्योहार है या ईद है ये सब ऐसी हो जाएगी। जो नए बनाए हुए से कपड़े हैं और जो लाया हुआ जो बकरा है, जो आवाज दिखाई दे रही थी मैं करके वो आ रहा था उसकी आवाज, तो ये सारी चीजों का क्या विलाप कर रहा था, वो दुख कर रहा था कि ये सब चीजें हम नहीं कर पाएंगे। मतलब तुम्हारा फादर या फादर इन लॉ हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के बीच में है, और तुम बात कर रहे हो त्योहार की, वर्ड यूज कर रहे हो मातम। तो कौन ऐसा घर वाला होता है जो इस तरीके की बात करे कि एक दिन सबको आना है, सबको चले जाना है, वो चाहे परिंदा हो, चिड़िया हो या कुछ भी हो। अगर किसी को, किसी के माँ या बाप इस तरह से एडमिट हो और उनको जाकर आप ये बात समझाने लगे, तो भाई गुस्से में क्या कर देगा मुझे नहीं पता। पर ये सारी चीजें इनके घर में जायज है। दोनों ने इतना हंस हंस के वीडियो बनाई है कि सब लोग इस बात का मजाक बना रहे हैं कि भाई ये इनके पापा वाकई में एडमिट हैं या ये भी कोई चाइनीज बीमारी लेकर आए हैं। अगर आपने एक चीज और नोट करी होगी तो चालू वहां पे कहती है कि मैं अम्मी से बात कराती हूँ, और उसके बाद में गायब, और उसके बाद में ना अम्मी आती है ना कोई आती है। इसका मतलब चालू को इतनी परमिशन नहीं है कि वो किसी और को दिखा के ये सब कर सके। और दूसरा, फैमिली मेंबर और भी तो थे भाई। देखिए जिस तरह से तुम दुख बता रहे थे अपना, हंस हंस के दुख बता रहे थे, तो शायद इन्हें भी विश्वास नहीं था कि फैमिली के मेंबर को किसी और को इन्वॉल्व करेंगे। वो प्रॉपर एक्टिंग कर पाया नहीं कर पाया। लाफ्टर खाला तो है भी ऐसी कि वो अगर हो सकता है दुख की बात करें तो वो भी 4 बार हंस दे। समझ गए होंगे मैं बटोरू खाला या जो भी आप नाम देते हो, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में कौन बच जाता है, एक और खाला बच जाती है, डॉटर खाला बच जाती है, और साथ में नानी बच जाती है। तो शायद लग रहा होगा कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग ना कर पाए। तो आप ये भी नोट करने वाली बात देखिए, भाई ने इसकी इन्फॉर्मेशन किसको दी कि पापा को ये सब हुआ है, और भाई को कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली? भाई को इन्फॉर्मेशन मिली केयर टेकर से, यानी देव भैया से। भाई ने वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी अम्मी को, चालू को नहीं करी, ना ही फनी को करी। भाई उसकी बेटी है, उसका दामाद है, तो तुम्हें उसको फोन करना नहीं बनता था? लेकिन नहीं, भाई ने इन्फॉर्मेशन पास करी सिर्फ और सिर्फ अम्मी को, और अम्मी ने ये इन्फॉर्मेशन किसको पास करी? पिज़्ज़ा को, क्योंकि वो भी, उसे भी पता है कि चालू और ये दोनों के दोनों रात भर जगते हैं और सुबह के टाइम में सोते हैं। तो उसने ये इन्फॉर्मेशन पास करी पिज़्ज़ा को, और पिज़्ज़ा से फिर इन्फॉर्मेशन मिली है डब्बा को। आपको नहीं लगता कि इतना वाया इन्फॉर्मेशन मिलना, वो भी एक बेटी को
को, जबकि एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही फ़ोन हो सकता है, एक फ़ोन किया जा सकता है, और फिर जनाब के पास तो एक दो नहीं कितने सारे लोग रहते हैं। कोई भी फ़ोन करके इंटीमेट किया जा सकता था इस बात के लिए इमीडिएटली, और वो भी उनके साथ में ही निकल सकती थी, जा सकती थी पापा के लिए। पता नहीं आपस में क्या ही रिलेशन है और एक दूसरे की क्या ही करते हैं। यानी कि बेटी और बेटा दोनों को बाप से कितना लगाव है और कितना है वो साफ दिखाई देता है इन चीज़ों से। इनके रिश्तों की बहुत ही अच्छी तरीके से पोल जो खोली है ना, हमारी कॉमन सब्सक्राइबर हैं ब्लैक ब्यूटी 2413, इन्होंने इनके रिलेशन को इस तरह से डिस्क्राइब किया है, इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि बेसिकली ये क्या है कि बहुत सारे लोगों का यही जबान है, लेकिन इन्होंने जिन शब्दों में उसको बयान किया है, मतलब छोटे से शब्दों में इन्होंने इनकी पूरी हिस्ट्री खोल के रख दी है। अब मैं पहले इनका कमेंट पढ़ देता हूँ। ये कमेंट पूरा इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसका तर्जुमा यानी कि ट्रांसलेट कर पढ़ूंगा। एक कमेंट जो किया गया था ये शबनम जी की वीडियो के नीचे किया गया था। तो यहाँ पर वो लिखती हैं, सत श्री अकाल शबनम जी, आपने जितने भी पॉइंट अपने पॉडकास्ट में हाईलाइट किए हैं वो सारे पॉइंट एब्सोल्युटली वैलिड हैं। मैं खुद स्वयं एक डॉटर की तरह से, एक मदर की तरह से, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होने के नाते इनकी फैमिली के साथ में बहुत ही मुश्किल से एम्पैथी के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये इतने ज्यादा शेमलेस और अवसरवादी यानी अपॉर्चुनिस्ट हैं कि अपने फादर की बीमारी से भी पैसा कमा रहे हैं। छिपिका यानी कि मैडम ने ईद की सेल लगाई, यानी ऐसे टाइम पे भी उनको ईद पर अपनी सेल प्रमोट करने का टाइम था। हालांकि वो बाद में उन्होंने वहां से हटा भी दिया। जो दामाद है वो अपनी हंसी मुश्किल से रोक पा रहा है। एक बेटी है, उसको क्लियरली ये नहीं पता है कि उसके फादर को एग्जैक्टली हुआ क्या है। एक बेटा है जो कि पेशेंट से मिलने के लिए उसकी फिजियोथेरेपिस्ट और उसके केयर टेकर उनको अलाउ करता है, और बेटी को और उसकी वाइफ को अलाउ नहीं करता है। अब इन सब से ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि पूरी फैमिली जो है वो फ्रैक्चर्ड है, यानी कि भागों में अलग अलग बटी हुई है। मेरे शब्द कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए बाकियों के लिए हार्श हो सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि इनकी फैमिली में कोई भी बीमार हो, लेकिन ये अपने ही जिंदगी में अपना जो बोया हुआ है वो ही काट रहे हैं। अब देखिए कितनी अच्छी तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या अपनी जिंदगी में बोया था जो आज ये काट रहे हैं। इनका जो आज एम्पायर खड़ा हुआ है ये बहुत सारे लोगों के दुखों पर और उदासियों पे खड़ा हुआ है। छिपिका इनकी फैमिली को लेकर आई मुंबई में 2013 में, जबकि सीनियर इब्बू उनको स्ट्रोक आया था, जबकि उसका जो डाइवोर्स हुआ था वो एक्स के साथ में वो 2015 में हुआ था। हालांकि उसने अपनी बेटी की एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से डिनाई किया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो फैमिली अपने आप को कितना ज्यादा दुखी और बुरा महसूस कर रही होगी, स्पेशली फॉर द चाइल्ड। किसी ने अपनी जान ले ली क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा किसी भी तरीके से भालू पीस से शादी करे। यानी कि पहले वो बता रही थी मैडम और जनाब का क्या हालत थी जिससे कि वो ये लोग रिलेशन में आए, और कितना ज्यादा कर्ज के बाद में मतलब वो फैमिली कितना बुरा सोचती होगी इनके बारे में जब इनका ये डाइवोर्स हुआ होगा या जब इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। अब उसके बाद में भालू की बारी यानी कि चालू अप्पी की बारी। तो चालू अप्पी के बारे में वो फैमिली क्या सोचती होगी जिसकी माँ ने अपने बेटे की शादी इससे ना हो सके इस बात के लिए ही जान ले ली। गुटकू ने सिर्फ लग्जरी लाइफ जीने के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया। जो सीनियर इब्बू हैं उनकी मदर जो है चली गई और सिर्फ बेटे का नाम लेते लेते कोई भी वहां पर हाजिर नहीं हो सका उनकी मिट्टी को उठाने के लिए। फैमिली का कोई भी मेंबर, उनकी लास्ट जो मिट्टी थी उसमें कोई भी फैमिली मेंबर नहीं गया। अच्छा यहाँ मैं रुकता हूँ। देखिए ये जो बात इन्होंने कही ये वाकई में इतनी शॉकिंग है कि आप अपनी फैमिली मेंबर की मिट्टी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब ऐसा दुनिया में मैंने कोई और एग्जाम्पल नहीं देखा कि जब अपनी फैमिली के किसी के फ्यूनरल में कोई भी फैमिली मेंबर ना जाए और बाहर के लोग मतलब अनजान लोग उनका ये सब दाह संस्कार या जो भी कुछ कहिए या फ्यूनरल कह लीजिए, दफीना कह लीजिए, वो करें। मैंने आज तक ऐसा कोई और दूसरा एग्जाम्पल नहीं देखा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एक आदमी तो कम से कम उसके लिए जा सकता था। जाना तो दूर की बात रही, उस टाइम में इन्होंने ये बात जो है ना स्पीक आउट भी नहीं करी, यानी लोगों को बताई तक नहीं कि इस तरह से हमारी दादी अब जिंदगी में नहीं रही है। मानते हैं उस टाइम में आपके फादर जो है हॉस्पिटलाइज थे, सब कुछ थे, पर एक ही रिलेशन तो काफी नहीं होता ना। रिलेशन तो रिलेशन है।
दादी अपनी जगह पे है, फादर अपनी जगह पे है। अगर दादी के साथ में कुछ भी हुआ है तो उसको बताना तो बनता था ना। यहाँ तो आप किसी को, यानी इनके जनाब के एक दोस्त चले गए थे तो उनके लिए भी मगफिरत के लिए दुआ की दरख्वास्त की थी, और यहाँ पर तो ये अपनी दादी थी, सगी दादी थी। उसके बाद में भी इन्होंने कोई भी इस तरह की स्टोरी, कोई भी शेयरिंग अपनी वीडियो में या किसी चीज में नहीं करी। और इतना ही नहीं, जब पापा अपने घर आ गए, सब कुछ ठीक हो गया, कोरोना का भी मामला थोड़ा सेटल हो गया, उसके बाद में भी इनको होश आई कब? दिसंबर में जाके होश आई। जबकि ये सब जो हुआ था इंसिडेंट, ये अगस्त के आसपास हुआ था। अब आप लगा सकते हैं लगभग 6 महीने बाद में इनको इस बात का ध्यान आया कि दादी अब नहीं रही है, तो उनकी जाके फातिहा कराई जाए। तो ये सब लोग मौधा में गए और वहां जाके फातिहा कराई। कितनी अजीब बात है, कितना ज्यादा अजीब है। अब आप सोचिए, उनकी दादी की कब्र कहाँ पर है, ये दुनिया के लोगों ने बताई होगी, आसपास के लोगों ने बताई होगी कि ये वाली कब्र तुम्हारी दादी की है। भाई लानत है ऐसे पोते होने पे, बेटे होने पे, बेटियां होने पे, बहू होने पे, लानत है भाई। 4 महीने बाद जाके उनको ये पता चलता है कि हमारी जो दादी हैं उनकी ये वाली कब्र है। समटाइम तो ऐसा भी होता है, खास तौर से जब बरसात वगैरह गुजर जाती हैं तो उस कब्र के जो अवशेष, यानी ऊपर से देखने पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कब्र थी। अगर उसकी देखभाल नहीं होती है तो वो फिर जो है इसी तरह से जमीन दोज हो जाती है, या कहिए जमीन में लेवल बराबर हो जाता है। क्या इन्होंने अपने पापा को भी ये वाली इन्फॉर्मेशन दी होगी जब वो ठीक हो गए होंगे, या किसी भी स्टेज पे ये वाली इन्फॉर्मेशन शेयर की होगी कि उनकी माँ अब नहीं है? और जब शेयर करी होगी तो क्या कह के शेयर करी होगी, और क्या कहकर उनको रोका हुआ कि नहीं अभी नहीं जाएंगे हम, जो है और मौसम ठीक हो जाए, ठंड आ जाए तब जाएंगे। मौधा में तो बहुत गर्मी होती है और उमस भी होती है। अगर अगस्त और जुलाई के महीने की बात करें तो बहुत ज़्यादा इस तरह से होता है। तो फिर क्या मतलब ये देख रहे थे कि जब मौसम सही हो जाएगा तब हम जनवरी में जाएंगे। अब आप इसे समझ सकते हैं कि अपने रिलेटिव, अपने रिश्तों की पहचान इनको कितनी है और कदर कितनी है। चलिए वापस इसी कमेंट पे आता हूँ मैं। ये लिखते हैं कि इसी तरीके से और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो इसको दिखाती है कि इनकी फैमिली के किसी भी मेंबर ने कोई एथिकली काम नहीं किया है, सारे के सारे नॉन एथिकल काम किए हैं। और कहीं ना कहीं बेटे ने जो बहू को कैसे प्राप्त किया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा। और अगर बहू की बात करें तो उसने क्यों करके डिवोर्स दिया अपने फर्स्ट हस्बैंड को और उस फैमिली को। फिर उसके बाद में जो एक बेटी की एग्जिस्टेंस थी उसको भी डिनाई किया। उसके बाद में जैसे इन्होंने बताया कि बेटी ने किस तरह से शादी करी, एक लेडी ने सिर्फ इसीलिए जान दे दी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे की शादी इस लड़की से हो। जो जवाई मिला है वो ऐसा मिला है कि अपने माँ बाप सबको छोड़कर लग्जरी जिंदगी के लिए यहाँ पर आ गया। लास्ट में जो इनकी दादी का इंसिडेंट जो है वो तो अपने आप में हॉरिबल है। तो ये आपको दिखाता है कि इनके अपने जितने भी रिश्ते हैं, मतलब अभी तो मैं सिर्फ इनकी फैमिली की बात कर रहा हूँ, अगर बाकियों की बात करें तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। वो चाहे इनके बड़े पापा, बड़े अम्मी हो, या फिर इनके मौधा के बाकी के रिलेशंस हो। अच्छा आगे लिखते हैं ये कि इन्होंने कभी भी प्रेयर नहीं करी, दुआएं नहीं करी, जो कि इनके ब्लॉग के नीचे इनके सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं हेल्प के लिए या फाइनेंशियल हेल्प के लिए करते हैं। और इतनी सब कमियों के बाद में भी ये वो लोग हैं जो हम लोगों से कहते हैं कि हमारा लेवल क्या है, यानी लेवल डिसाइड करते हैं। इसलिए इन लोगों की नॉनसेंस को इन लोगों को ही डील करने देना चाहिए। मैं किसी भी तरह से इनकी कोई केयर यानी परवाह नहीं करती हूँ, और इसलिए इन्होंने पहले लिख दिया था कि मेरे कमेंट थोड़ा सा हार्श हो सकते हैं। अब देखिए इन्होंने अपनी बातों को नपी तुली तरीके से एक्सप्रेस करके सामने रख दिया है एक कमेंट के रूप में, कि जो इन लोगों को सालों से बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो सब इन सब चीजों को समझते हैं कि इन लोगों ने कैसे किया है, और ये आखिरकार बात करने लायक भी नहीं है। मैं तो इसमें सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा कि आज की डेट में हमारे सब्सक्राइबर, व्यूवर्स और ये सब जो है वो धीरे धीरे इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं, इनकी हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और जिस तरीके से ये आज की डेट में बीमारी का नाम लेके उसको कैश ऑन कर रहे हैं। तो चलिए ये रही इनकी रिलेशंस की डिटेल। इन रिलेशंस के अगेंस्ट ये लोग जब दुआ करने के लिए कहते हैं तो एक मजाक ही लगता है। चलिए इस सब के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।